वाजिद उमर गोगी, इसकी कहानी क्या है? क्या क्या काम किए इसने? 90 से पहले ना एक डकैती हुई थी शालमी में। उस बैंक डकैती के दौरान पुलिस को इत्तला मिल जाती है। मुकाबले में 11 लोग मारे जाते हैं, जिसमें कुछ 6 या 7 पुलिस वाले थे और ये वहां से फरार हो जाते हैं। क्रिमिनल बनता कैसे है? बड़े बड़े नाम होते थे उस दौर में, अरशद अमीन चौधरी, आबद चौधरी, आतिफ चौधरी, रईस टैंकी, रईस कालिया। इसका उन लोगों के साथ ताल्लुकात भी हुआ करते थे। अब मजहर तिब्बी से ताल्लुक अगर था तो क्या वाजिद उमर गोगी से भी ताल्लुक था ट्रका वाला का? जब ये वो बैंक डकैती वाले मामले में गिरफ्तार होकर जाता है तो तिब्बी उस वक्त जेल में था कहते हैं, और वहां पर इसने जो जेल काटी है वो इसने तिब्बी के पास ही काटी है। वाजिद उमर गोगी की अगर बात करें, क्या वो भी उजरती कातिल था? 18-20 कत्ल तो लोग अपने मुंह से कहते हैं कि इसने वाजिद उमर गोगी ने किए हुए थे। इसकी गिरफ्तारी में भी रियाज शाह का बड़ा अहम किरदार बताया गया है। लाहौर में टाउनशिप थाना है, वहां थाने में इसको रखते हैं, वहां से इससे तफ्तीश होती है। 2 दोस्त इससे मिलने जाते हैं। ये हवालात में से पुलिस वालों को आवाज देता है, जैसे ऑर्डर देते हैं ना उस तरह उनको पुलिस वालों को बुलाता है और कहता है मेरे मेहमान आए ने, इन्होंने कुर्सियां दे थे। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में हमने लाहौर के बदनामे ज़माना डकैत वाजिद उमर गोगी की कहानी जानी। वाजिद उमर गोगी जो कि मजहर तिब्बी का करीबी साथी था। वाजिद उमर गोगी ने किन किन पुलिस अफसरान पर हमला किया, कितने पुलिस अफसरान को शहीद किया और वाजिद उमर गोगी का पुलिस मुकाबला कैसे हुआ, ये तमाम हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें। मिर्ज़ा साहब लाहौर की क्रिमिनल हिस्ट्री का एक ऐसा किरदार रहा है जिसने बेशुमार डकैतियाँ की। मजहर तिब्बी का ये करीबी साथी था, दोस्त था, वाजिद उमर गोगी। इसकी कहानी क्या है? क्या क्या काम किए इसने? अली वाजिद उमर गोगी जो है ना, ये लाहौर में कह लें कि बदमाशी में, जुराइम में, डकैतियों के इस पर बहुत सारे मुकदमात थे। उजरती कातल के तौर पे भी इसको जाना जाता था। एक बड़ी 90 से पहले ना एक डकैती हुई थी शालमी में, बैंक डकैती। उस बैंक डकैती के दौरान पुलिस को इत्तला मिल जाती है, पुलिस मौके पे आ जाती है, उनके साथ मुकाबला होता है और उस मुकाबले में 11 लोग मारे जाते हैं, जिसमें कुछ 6 या 7 पुलिस वाले थे जिन जो मारे जाते हैं उसमें। और ये वाजिद उमर गोगी और इसके साथ एक कोई ताहिर उर्फ बिल्ला गोल्डन नामी कोई शख्स था, ये होते हैं और ये वहां से फरार हो जाते हैं। ये 2-3 लोग मिलके करते हैं। ये 2-3 लोग मिलके करते हैं और ये उस दौर की बहुत बड़ी बैंक डकैती थी, बहुत बड़ी वारदात थी ये। अब तो खैर कोई बैंक डकैती हो जाए तो उसका बंदा कोई पकड़ा जाए तो उसको फौरी तौर पे मार देते हैं, लेकिन ये देखें कि ये इस बैंक डकैती में 11 लोग मारे गए, ये फरार हो गया। उसके बाद फिर ये पकड़ा भी जाता है। पकड़े जाने के बाद फिर इसको जेल भिजवाते हैं। इसका केस जो है वो कोर्ट में ट्रायल होता है, स्पीडी कोर्ट में ट्रायल होता है और ये वहाँ से बरी हो जाता है, बाइज्जत बाहर भी आ जाता है। अच्छा, इससे सजाए मौत वगैरह कुछ नहीं सुनाई जाती? सजाए मौत 11 मरतबा सजाए मौत सुनाई गई, उम्र कैद भी सुनाई गई इसको, जुर्माना भी हुआ इसको, लेकिन उसके बावजूद जो है ये बाहर आ जाता है, बरी हो जाता है उस केस में से। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि इसका वालिद जो था ना एक बड़ा अच्छा वकील था। इसके वालिद का नाम उमर दराज था और उस दौर में वकालत उन लोगों के साथ की थी कि जो बाद में जजेस भी अपॉइंट हुए, जो जजेस बने बाद में। इसके वालिद का मतलब उन लोगों के साथ ताल्लुकात थे। आपको याद है ताहिर प्रिंस के जो वालिद थे, सौतेले वालिद, वो भी, उनकी कहानी भी इसी तरह की थी। वो भी वकील थे वो भी और वकील उनका थे और भी वो भी काफ़ी। उसके केसेस जो थे ताहिर प्रिंस के परसू किया करते थे और बहुत सारे केसेस में उन्होंने उसको ताहिर को बरी भी करवाया था। तो ये वाजिद उमर गोगी के वालिद जो थे वो भी इसके पीछे हुआ करते थे, इसके केसेस लड़ा करते थे। लेकिन इसके वाजिद के वालिद ने ना बड़ी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से उनका बेटा राह रास्त पर आ जाए। उन्होंने यहाँ पर भी कोशिश की। फिर एक टाइम ऐसा आया कि इस बैंक डकैती के बाद जब वो बाहर आया, कोशिश की कि उसको कहीं बैरून मुल्क भिजवा दूँ, वहाँ चला जाए, वहाँ कोई काम कर ले, वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन ये नहीं सुधर सका। क्रिमिनल बनता कैसे है? क्रिमिनल बनता है, इसको ना बस शुरू से ही शौक होता है बदमाशी का। जो उस दौर में ना ये स्टूडेंट लीडर्स जो थे ना उनकी बदमाशी का दौर हुआ करता था।
बड़े बड़े नाम होते थे उस दौर में, अरशद अमीन चौधरी, आबद चौधरी, आतिफ चौधरी, रईस टैंकी, रईस कालिया, ये सारे नाम उस दौर के हुआ करते थे। तो इसको शौक भी हुआ करता था बदमाशी का, इसका उन लोगों के साथ ताल्लुकात भी हुआ करते थे। एमए कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, इसका उठना बैठना था, बड़ा आना जाना था। रईस टैंकी एक किरदार हुआ है बड़ा माजी में एमएसएफ का, एमए इस्लामपुरा का। कॉलेज का इस्लामपुरे का हुआ करता था। बल्कि उसको रईस टैंकी को एक हमाम में नहाते हुए जो था, वो इसके मुखालफिन जो थे उन्होंने मारा था इसको, रईस टैंकी, उसके साथ इसकी बड़ी दोस्ती थी। और पहला कत्ल का जो एफआईआर थी ना पहले कत्ल की इस पर, उसमें रईस टैंकी और ये मुकदमेवार थे दोनों आपस में। तो ये टाउनशिप का रहने वाला था ये, और इसका वालिद वकील था, 2 भाई थे इसके, एक बहन थी इसकी। बहन इसकी बल्कि उस दौर में इधर टाउनशिप के इलाके में काउंसलर भी रह चुकी हुई है। और इसका एक बड़ा मशहूर वाक़या आपके शायद ज़हन में हो कि इस्लामाबाद में एक वाक़या होता है 2012 में। एक शख्स अपनी बीवी को और बेटी को लेके इस्लामाबाद में, पूरे इस्लामाबाद को उसने यरगमाल बनाए रखा कई बिल्कुल, घंटे तक। क्लैशनकॉफ रेड के जोन साथ। में गया, उसने क्लैशनकोफ और एक और गन थी वो लेके उसने रेड जोन में अपनी बीवी बच्ची को ही समझ लें कि यरगमाल बना के उसने वहाँ पर उस एरिए को यरगमाल बना के रखा। पूरे पंजाब, इस्लामाबाद की वफाकी दारुलहुकूमत की पुलिस वहाँ पर मौजूद रही, और किसी ना किसी तरीके से वो कोशिश करते रहे कि ये इस ड्रामे को यह है वाइंड अप किया जाए बगैर किसी जानी नुकसान के। वो ज़हनी मरीज बंदा था। नहीं यार, अच्छा खासा बंदा था, ज़हनी मरीज़ क्या था, बस एक शो उसने लगाना था, उसने लगा दिया। वो बंदा जो था वो वाजिद उमर गोगी का जो बहनोई था ना, नियाज़ लखवेरा, उसका दामाद था वो दामाद था। उसका रिश्ता उसके वाजिद उमर गोगी से इस तरह लगता है कि उस नियाज़ लखवेरा जो था ना, उसकी कोई पहली बीवी में से कोई बेटी थी, उसका वो हस्बैंड था वो। तो वो भी एक तमाशा, कितनी देर लगा आपने देखा, और मेरा ख्याल को 5-7 घंटे लाइव ही तमाम ऐसे टीवी ही है। चैनल्स पे चलता रहा वो, और पूरी दुनिया की जो थी उस वाक़े के ऊपर थी। तो वो नौजवान भी रिश्ते में इसका वाजिद उमर गोगी का जो है ना, वो कुछ ना कुछ ये दामाद टाइप ही लगता था वो इसका। तो वाजिद उमर गोगी इधर टाउनशिप का रहने वाला था, बदमाशी करता था, लोगों से जगह टैक्स लिया करता था, डकैतियों के उस पे पर्चे थे। फिर टाउनशिप में ना उस दौर में ये इसका प्लाटों का बड़ा काम होता था, कब्जे का यहाँ पर, तो वो बहुत काम करता था और लोग इससे डरते थे। इसने प्लाटों पे कब्जे बड़े किए, बड़े पैसे कमाए इस दौर में उसने। फिर लोग इसका नाम भी इस्तेमाल किया करते थे। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा डॉन, बहुत बड़ा बदमाश कह लें, एलीट क्लास का बदमाश कह लें, मज़हर तिब्बी, जिस पे बेशुमार पॉडकास्ट, बेशुमार व्लॉग्स हुए हैं, ये उसका बहुत ही करीबी दोस्त हुआ करता था। कहते हैं कि ये और वो को बचपन के दोस्त हुआ करते थे इकट्ठे, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक था आपस में। इन्होंने जेल भी कई दफ़ा इकट्ठे काटी है, और आपस में इनके मुकदमेवाल भी थे। और 18-20 कत्ल तो लोग अपने मुंह से कहते हैं कि इसने वाजिद उमर गोगी ने किए हुए थे, जिनका लोगों को पता था। और बेशुमार कत्ल कुछ ऐसे भी हैं जो लोगों को पता नहीं थे, जो आज भी ब्लाइंड ही हैं। उनको क्यों मारा, किसने मारा, वो आज तक किसी को नहीं पता इसमें। अब वो इसके किसी कह लो कि सिफारशियों ने, या इसके दोस्तों ने, या जो इसको पनाह दिया करते थे उन्होंने इससे काम करवाए, या इसने को पैसे लेके वो काम किए, इसके मुतल्लक लोगों को नहीं पता। इसने, मैंने आपसे जिक्र किया कि इसका जो पहला मुकदमेवाल था ना, वो रईस टैंकी था पहले कत्ल में। एमएसएफ के लड़कों के साथ इसका उठना बैठना था। एमए कॉलेज दयाल सिंह आता जाता था ये। कत्ल किसका किया था? उस दौर में एक अपना कॉलेजेस में ना एक और स्टूडेंट तंजीम होती थी अपना जमात के नाम से। तो जमात का भी बड़ा होल्ड हुआ करता था, खासकर आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी में साल हा साल जमात का होल्ड रहा है, आपके एफसी कॉलेज में, आपके साइंस कॉलेज में, सिविल लाइन कॉलेज में, और भी कई कॉलेजेस हैं जहाँ पर जमात का बड़ा होल्ड है। अब इनकी जमात की और एमएसएफ की आपस में बहुत टसल होती थी, इनके लड़ाई झगड़े बहुत हुआ करते थे, इनकी आपस में दुश्मनियाँ भी बहुत हुआ करती थी। अब किसी इशू को लेकर जमातियों ने और इन एमएसएफ वालों ने कहीं को मुजाहरा किया। उस मुजाहरे में दयाल सिंह कॉलेज के कहीं बाहर मेरा ख्याल ये मुजाहरा हुआ था। वहाँ पर इनका झगड़ा होता है आपस में, एक दूसरे पर तशद्दुद करते हैं, मारते पीटते हैं, पुलिस आ जाती है।
एमएसएफ के लड़के जो हैं वो एक जमात का उस टाइम किसी कॉलेज का सदर गालिबन नवाज मेरे ख्याल से उसका नाम था, उसको उठा के कॉलेज के अंदर ले जाते हैं। वहाँ ले जाकर उसको इस कदर टॉर्चर करते हैं, इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं कि वो जो जमातिया था वो मर जाता है। अब उसकी एफआईआर दर्ज होती है। उसकी एफआईआर में जो मुलजम नामजद थे उसमें वाजिद उमर गोगी और वो रईस टैंकी, ये उस मुकदमे में नामजद थे। ये उसके बाद गिरफ्तार भी हो जाते हैं, गिरफ्तार होकर जेल चले जाते हैं। वाजिद उमर गोगी के वालिद वकील थे, वो इसको कुछ अरसे बाद केस लड़ते हैं और उसको ज़मानत करवा के उसको बाहर ले आते हैं। बाद में पता लगता है कि उस केस में शायद ये वो बरी भी हो गया था। अच्छा, ज़्यादातर केसेस जो वाजिद उमर गोगी पर पड़े हैं वो फर्जी थे या जेन्युइन केसेस थे? नहीं, केसेस देखें, फर्जी भी होते हैं केसेस में। फर्जी किस सेंस में होते हैं कि वो मुकदमे झूठे होते हैं। मतलब कि अगर मैं एक क्रिमिनल हूँ, मैं किसी का मुखालिफ हूँ और कोई वक़ूआ हो गया तो मेरे मुखालिफ ने भी मेरे पे एफआईआर करवा देनी है, मेरा नाम उसमें लिखवा देना है। इस तरह माजी में बहुत से झूठे मुकदमा दर्ज होते रहे हैं। अब आपको जो ताज़ा मिसालें हैं मैं आपको दे दूँ, बलाच का कत्ल ले लें, टीपू ट्रकावाला का कत्ल ले लें। अब इन दोनों कत्लों में गोगी भट्ट और मलक एहसान का नाम आया था टीपू के कत्ल में। ये दोनों उस कत्ल में बेगुनाह थे। लिखी पड़ी बात है, पुलिस अफसर जिंदा हैं, आज हयात हैं, वो उनसे आप पूछ सकते हैं। बलाच का कत्ल हुआ, बलाच के कत्ल में गोगी भट्ट के मुतल्लिक पुलिस अफसरान ने ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड आके कहा कि गोगी भट्ट का बलाच के कत्ल से लेना देना कोई साबित नहीं हुआ, कोई शवाहिद नहीं मिले। तो इस तरह माजी में भी जो मुखालफिन थे वो अपने मुखालिफ का नाम एफआईआर में लिखवा देते थे, इस वजह से कि यार ये अगर इस पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे ये भागा रहेगा, इसका ध्यान हमसे हटा रहेगा और हम महफूज रहेंगे। तो ये इस तरह झूठी एफआईआर जो थी वो दर्ज होती रहती हैं और अभी भी होती हैं। अच्छा, माजी में आपने बताया था कि ट्रका वाला जो हैं उनका ताल्लुक था मज़हर तिब्बी से। अब मज़हर तिब्बी से ताल्लुक अगर था तो क्या वाजिद उमर गोगी से भी ताल्लुक था ट्रका वाला का? यार अब देखें, मैं बताऊं आपको कि अगर मेरा किसी से कोई ताल्लुक है ना तो मेरा कोई दोस्त होगा उसका भी आपसे ताल्लुक होगा। तो मेल जोल मुलाकात बिल्कुल उसकी थी, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से बदमाशों की या उन लोगों की होती है जिनको एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उनको इस्तेमाल करने के गर्ज से उनसे ताल्लुक़ रखा जाता है। ऐसा कोई ताल्लुक़ उसके साथ, टीपू के साथ, इसका वाजिद उमर गोगी का नहीं था। तिब्बी के साथ ताल्लुक़ था, तिब्बी मुकदमे वाल भी इसका कहते हैं रहा है और जेल भी इन्होंने इकट्ठे ही गुजारी। बल्कि जब ये वो बैंक डकैती वाले मामले में गिरफ्तार होकर जाता है तो तिब्बी उस वक्त जेल में था कहते हैं, और वहाँ पर इसने जो जेल काटी है वो इसने तिब्बी के पास ही काटी है, तिब्बी के साथ ही काटी है और बड़ी कहते हैं कि लग्जरी जेल काटी है इसने उसमें। और फिर ये उसके बाद बाहर भी आ जाता है, बाहर आके फिर दोबारा अपने उसी डगर पे चल पड़ता है। पुलिस पीछे नहीं बढ़ती कि बैंक डकैती में पुलिस वाले मारे हैं? अली, मैं आपको बताऊं कि आज का जो दौर है और 80s 90s का जो दौर था ना वो बहुत ही डिफरेंट था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तो पुलिस किसी को खातिर ख्वाह में नहीं लेके आती। देखे ना, सीसीडी ने कितने लोग मार दिए पुलिस एनकाउंटर में, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी फोरम पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां पर कोई एप्लीकेशन दे के उसकी शफाफ तरीके से इंक्वायरी करवा ले जाए। लेकिन उस दौर में ये चीज़ें बड़ी मैटर किया करती थी। मैंने बताया कि वाजिद उमर गोगी का वालिद बहुत अच्छा वकील था और उसके जो साथी वकला थे वो बाद में जजेस भी बने। उसकी वजह से पुलिस वालों को एक खौफ हुआ करता था, उनको ये पता होता था कि अगर इसको हम टारगेट करेंगे, इसके पीछे पड़ेंगे तो हमें अदालतों का सामना करना पड़ेगा, हमें जवाबदेही देना पड़ेगी। और उस दौर में पुलिस अफसरान जो हैं वो ऐसे ही हर किसी को सपोर्ट नहीं किया करते थे, किसी के पीछे हाथ नहीं रखते थे। इस तरह से हाथ नहीं होता था जिस तरह से आजकल हमारे सुहेल जफर चट्टा साहब जो हैं उनके सिर पे हाथ है उनके, ठीक है। अब उनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, सुहेल जफर चट्टा साहब को रियासत की सपोर्ट हासिल है, हुकूमत की सपोर्ट हासिल है, तभी वो ये सारा कुछ कर गुजरने में कामयाब हुए हैं। तभी वो पंजाब का जुराइम जो है वो नीचे लाने में कामयाब हुए हैं। क्या कि उनको बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया था
और फ्री हैंड में उन्होंने नो डाउट कि उन्होंने जब स्टार्ट लिया, उन्होंने बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल जो थे वो चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर, निकाल निकाल कर उनको पुलिस इनकाउंटर्स जो है उनके हुए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। लेकिन अब चंद महीने पहले कुछ इनकाउंटर्स ऐसे हुए हैं जो खासे मुतनाज़ा नज़र आए हैं, जो खासे मुतनाज़ा थे। आपको भी पता है वो भावलपुर वाले 3 भाई जो मारे, वो उनके 2 बहनोई साथ मारे, एक फैज़ान बॉक्सर मारा उन्होंने, उसके अलावा एक कसूर में कोई लड़का मारा उन्होंने। उसके मुतल्लक, कसूर वाले के मुतल्लक आपको बताऊं कि एक लड़का उन्होंने मारा वहाँ पर कसूर में। उस लड़के के मरने से कोई हफ्ता 10 दिन पहले वो लड़का उम्रे पे जाने के लिए उसने पुलिस से करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाया अपना। पुलिस रिपोर्ट होती है ना एक, वो उसने हासिल की। और जब उसको पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया, उसके बाद अदालत में पुलिस की जानिब से उसके अगेंस्ट कोई 15-16 इंतहाई खतरनाक किस्म की एफआईआर जो है वो प्रोड्यूस कर दी गई। तो भाई अगर वो क्रिमिनल था, उसका कोई रिकॉर्ड था, तो उसकी पुलिस रिपोर्ट कैसे क्लियर हो गई? उसका वो करैक्टर सर्टिफिकेट किस तरह से बन गया? इस तरह के बेशुमार ऐसे मामलात हैं जो सामने आए हैं, मुतनाज़ा पुलिस इनकाउंटर आए हैं। इस वक्त को मेरे ख्याल 75 to 80 एप्लीकेशन जो हैं वो कोर्ट में और जो एफआई है वहाँ पर पेंडिंग पड़ी हुई हैं पुलिस इनकाउंटर्स के हवाले से। और यही वजह है, मैं समझता हूँ कि ये जो काम पीछे हुए हैं, कुछ गलत काम हो गए हैं, उसकी वजह से आप देखें कि अब पुलिस इनकाउंटर्स की रफ्तार जो है वो ना होने के बराबर है। या फिर ये कह लें कि एक टारगेट था क्राइम ग्राफ नीचे लाने का, वो वो क्राइम आ ग्राफ गया। नीचे आ गया। तो अब वो देख रहे हैं कि अब फर्दर ये स्टे कर सकता है या ये फिर दोबारा इंक्रीज करेगा। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि अब सुपारी देने वाला शूटर भी, उसको भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और जो सुपारी दे रहा है उसकी भी बचत नहीं होगी। आप देखें अली, असल में कसूरवार, असल कातिल तो वो है जो किसी को कत्ल करवा रहा है। ठीक है, अब देखें, मैं अगर किसी को गन से मार रहा हूं, अब वही गन जो है मैं अपने हाथ में नहीं पकड़ रहा, मैं किसी और के हाथ में वो गन दे रहा हूं। दोनों कसूरवार हैं। ठीक है, कसूर असल ज्यादा कसूरवार वो है जो मरवा रहा है, जो जिसने मरवाना है। अगर मैं किसी को नहीं मरवाऊंगा तो कौन जाके कोई किसी को मारेगा? मुझे बताएं। जब तक मैं नहीं चाहूंगा मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा। असल कला कमा उन लोगों का होना चाहिए, असल फंदा उन लोगों के गले में आना चाहिए, असल उन लोगों को सामने आना चाहिए। देखें, माजी में मैं आपको बताऊं, टीपू टपका वाला का कत्ल था, तीफी बाट उसमें गुनहगार था, लेकिन वो कोर्ट से बरी होके घर आके बैठ गया अपने। उसके बाद उसने 16 साल अपनी जिंदगी के गुजारे, अब आके उसका तीफी बाट का इनकाउंटर हुआ। ठीक है, अब इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं जिन्होंने लोगों को अपने घरों में बैठ के मरवाया है, या जब अपने मुखालफिन को उन्होंने पैसे दे के किसी से मरवाया है। आप अपनी एलिबाई बनाने के लिए मुल्क से बाहर चले गए, किसी जगह पे चले गए, पुलिस कस्टडी में चले गए। ये एक कह लो कि तरीका वारदात जो है इन लोगों का रहा है, और इसी तरह चलता रहा है और आगे भी ये इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन अगर इन लोगों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, इन लोगों को सजाएं नहीं दी जाएंगी, इन लोगों को भी कोर्ट के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं ना कि भाई ये जराइम पेशा लोग हैं, ये आदि मुजरिम है, ये कई दफ़ा गिरफ्तार होकर जेलों में जा चुके हैं, वहाँ से निकल के ये फिर दोबारा बाहर आ जाते हैं, जमानतें हो जाती हैं इनकी, लोग केसों को परसू नहीं करते, गवाहियाँ नहीं देते, शहादतें नहीं करवाते, या कुछ डर के खौफ के मारे केस के पीछे जाते ही नहीं है। तो अब इन लोगों के भी उसी कैटेगरी में लाना चाहिए जिन कैटेगरी में उन क्रिमिनल्स को लाया गया है। 1500-2000 लोग जो मारे हैं ना, वो लोग अगर कानून के मुताबिक चलना है तो उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रोड्यूस करें, उनके केसेस चलाएं, वहाँ से सजाएं दिलवाएं। लेकिन वहाँ से सजाएं नहीं होती, जिसकी वजह से ये स्टेप लेना पड़ा। अब ये लोग जो हैं, ये पैसे वाले हैं, ताकत वाले हैं, ताल्लुकात हैं इनके, सियासी असर और रसूख है, या जो कुछ भी है इनकी बैकग्राउंड, अगर जब तक इन लोगों को नथ नहीं डाली जाएगी, इन लोगों के गिरोबानों पर हाथ नहीं जाएंगे, इनकी गर्दनें नहीं दबोची जाएंगी, तो इस किस्म के वाकयात, इंसिडेंट होते रहेंगे, मुस्तकबिल में भी होंगे। अब वाजिद उमर गोगी की अगर बात करें, क्या वो भी उजरती कातिल था? वाजिद उमर गोगी के मुतल्लक बिल्कुल आम बात है ये कि वो पैसे लेके भी बंदे मारता था, डकैतियाँ करता था वो,
अगवा बराए तवान करता था। एक राना सरवत बड़ा मशहूर मारूफ करैक्टर मजहर रहा है तिब्बी माजी अपना में। उस्ताद मानता मजहर था। तिब्बी जिसे उस्ताद अगवा बराए तवान के हवाले से उसने बड़ी बड़ी वारदातें की हुई हैं राना सरवत ने। कहते हैं कि राना सरवत के साथ क्योंकि मजहर तिब्बी का ताल्लुक था और मजहर तिब्बी की वजह से वाजिद उमर गोगी से भी उसका ताल्लुक था। तो इसके जुराइम की फहरिस्त भी काफ़ी तवील है। ये आपको बताया ना मैंने कि ये जिस कत्ल में इसके और रईस टैंकी के खिलाफ जो FIR दर्ज होती है, कत्ल की जमातिया जो कत्ल होता है, उसके कत्ल की FIR के बाद जब ये वापस आता है तो फिर ये दोबारा उन्हीं लोगों में बैठता उठता है, उन्हीं लोगों के साथ आना जाना, बदमाशी करना, लोगों से जगह टैक्स वसूल करना, प्लाटों पर कब्जे करना, लेन देन के मामलात में इंटरफेरेंस करनी लोगों के। तो ये करता रहा। फिर बैंक डकैती का प्लान बना। एक ताहिर गोल्डन मैंने बताया, बिल्ला गोल्डन था, उसके साथ इसने वहाँ पर डकैती की, शालमी चौक में बैंक डकैती की। डकैती के दौरान ही पुलिस को इत्तला हो जाती है, पुलिस मौके पर जाती है, इनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, ये पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं, पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है और इस दो तरफा फायरिंग में 11 लोग मारे जाते हैं। अब वो 11 लोग जो मारे गए वो खाते में तो इसी के नहीं कि आने के इनकी फायरिंग से मरे हैं। 6-7 पुलिस वाले इसमें मर गए थे। बहुत बड़ा केस था उस दौर का। बड़े पुलिस अफसरों की ले दे हुई थी उस मामले में। ये फरार हो गया। अच्छा, ये फरार होकर कसूर भाग गए वहाँ से। जो इतला मिली ना, जो इन्फॉर्मेशन मिली, कसूर भाग गए। और देखें उस दौर में क्या, हर दौर में यार इस किस्म के मामलात होते रहे। जो जराइम पेशा लोग थे उनके किसी ना किसी पुलिस वालों से ताल्लुकात हुआ करते थे, या कहीं किसी मुश्किल में आ गए, किसी पकड़ में आ गए, तो पुलिस वाले जो हैं वो पैसे लेके उनको छोड़ दिया करते थे। इनको भी पता लगा कि कसूर में ये पकड़े गए थे। जब ये पकड़े गए वहाँ पे कसूर में, तो इन्होंने अपना ताल्लुक इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके पैसे मंगवाए, उस पुलिस अफसर को पैसे दिए और वहाँ से ये स्किप कर गए फिर। और उसके बाद इस बैंक डकैती के बाद वो जो बिला गोल्डन बता रहा हूँ मैं आपको, उसके मुतल्लक नहीं पता लगा कि वो किधर गया, जिंदा है, मर गया, मुल्क में है, मुल्क से बाहर है। वो इससे बिल्कुल ही साइड पर हो गया और उसने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद किया। लेकिन जो मेरी एक कमज़ोर सी इतला है कि बिल्ला गोल्डन ज़िंदा है और वो जब से इससे फारिग हुआ था उसने यहाँ से निकल के अपनी लाइफ सेट कर ली थी और वो किसी महफूज जगह पर जाके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है अभी तक। मेरी जो इतला है, मुझे किसी दोस्त ने एक बताया था कि वो अभी ज़िंदा है और उसको पता है कि वो कहाँ पर है। अब ये वाजिद उमर गोगी वहाँ से निकल के कहीं और चला जाता है। लाहौर की ना दो बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियात हैं इधर बंद रोड पे, हबीबुल्ला भट्टी, हाजी अहमद अली। इनका रेत की पंदी का बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था इनका। इनके असर रसूख वाले भी थे, पुलिस में भी ताल्लुकात थे इनके। वाजिद उमर गोगी का इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक था। उसने अपनी मफरूरी इनके डेरे पे बंद रोड पे बड़ा लंबा अरसा गुजारी है कहते हैं। और उसको ये सपोर्ट भी किया करते थे, परसू भी किया करते थे। ताल्लुक वास्ता दोस्तियाँ जहाँ होती हैं तो उन मामलात में तो सपोर्ट करते हैं। अब तो खैर आके लोग जो हैं वो करनी कतराते हैं। जब से ये CCD के मामलात शुरू हुए हैं, बदमाशों के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ा क्रैकडाउन किया गया, उनको ललकारा गया, उनकी तंबीह की गई उनको, तो उसके बाद अब तो बदमाशी नाम का जो है ना यहाँ पर कोई अंसर नहीं है। और कीड़ा बदमाशी का लोगों का जो है ना वो फ़िलहाल मर चुका हुआ है। लोग अब खुलेआम बदमाशी नहीं करते। उस दौर में लोग बदमाशी भी करते थे और लोगों को परसू भी करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, उनकी बैक पे खड़े हुआ करते थे। अब ये वाजिद उमर गोगी सिर्फ एक बार गिरफ्तार हुए या दोबारा भी कई गिरफ्तार होता है? मर्तबा गिरफ्तार हो चुका हुआ है ये। कई मर्तबा गिरफ्तार होके इतने जेलों में गया और हर मर्तबा इसके वालिद जो हैं इसको छुड़वा कर ले आते थे। वो शरीफुन नफ्स इंसान, मेरे कुछ जानने वाले हैं, दोस्त हैं जो उनको ज़ाती तौर पर जानते हैं, जिनका उनके साथ ताल्लुक़ रहा है। वो बताते हैं कि उसके जो वालिद थे उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इसको राह रास्त पर ले आऊँ। ये जिस बुरी कंपनी में पड़ चुका है वो कंपनी इसकी छूट जाए, इसको उस कंपनी से कहीं दूर भिजवा दूं, लेकिन उसका नसीब में नहीं था, वो खुद नहीं चाहता था और वो इस दलदल में धंसता चला गया। और ऐसा धसा कि एंड जो बाकी क्रिमिनल्स का हुआ इसका भी वही एंड हुआ। लेकिन इस दौरान इसने अपनी जुराइम की जो ज़िंदगी थी ना वो भरपूर गुजारी। इसने कभी किसी को स्पेयर नहीं किया। पुलिस नाकों पे फायरिंग कर देना इसका बड़ा मामूल था। कितने पुलिस वाले मारे होंगे इसने? यार वो तो बैंक डकैती में जो मारे
फिर चूंग में कहते हैं एक पुलिस नाके पर इसको कहीं रोका गया तो इसने वहाँ फायरिंग की, उसके वाले से कहते हैं कि शायद 2 पुलिस वाले वहाँ भी मर गए थे। भोपतिया नाके पे फायरिंग की, और मतलब कि कहते हैं कि गोली चलाने में जो है ना वो कोई देर नहीं करता था, एक लम्हे से पहले जो है वो फायर खोल दिया करता था। बहुत से लोगों की 324 की जख्मी किया, लोगों को इक़दाम कत्ल की वारदातें बहुत सी हैं इस पे। तो मतलब कि आप इधर लाहौर में टाउनशिप के इलाके में चले जाएं ना आप, तो आपको पता लगेगा, पूछेंगे आप किसी तो आपको इसके मुतल्लिक बताएंगे वो लोग जो इसके मुतल्लिक जानते हैं, वो आपको बताएंगे कि यार वाकई में ये जेन्युइन डकैत था, डकैतियाँ करता था, उजरती कातिल था, लोगों को अगवा हाथ छूट करता पड़ा था। था, अगवा करता था। आपको बताएंगे लोग इसके कारनामे जो। जो इसके भाई थे, क्या वो भी इसके साथ थे इसके जुराइम में? नहीं, वो इसमें जुराइम में इस तरह से नहीं थे, मतलब कि देखें कुछ जो जुराइम पेशा होते हैं ना, उनकी फैमिली को भी सफ़र करना पड़ता है, बल्कि फैमिली को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। उन पर भी जायज़ नाजायज़ मुकदमात पड़ते हैं, उनको पी काटनी पड़ती है। तो इसके चक्कर में उन्हें भी कई मतलब उनके उसके वालिद की ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वालिद के मरने के बाद उनको जो है ना वो सख्ती कह लें कि वो आती रही है। अब इसका वालिद ने जब इसको लास्ट टाइम उसमें बैंक डकैती में से छुड़वाया ना, जब ये बाहर आ गए, तो उसने बड़ी कोशिश की कि इसको बैरून मुल्क भिजवा दिया जाए, लेकिन ये नहीं जा सका, या इसकी किस्मत में नहीं था, खुद नहीं जाना चाहता था। बड़े नामवर करैक्टर, एक नईम हैदर बट इसका बड़ा साथी होता था, एक इरफान मजर तिब्बी का भाई गुच्ची होता था, वो इसका बड़ा साथी होता था, बिल्ला गोल्डन इसका बड़ा साथ, मतलब कि स्टूडेंट लीडर इसके साथ बहुत सारे अटैच थे, ये उनके साथ दोस्ती रखता था, कॉलेजेस में उठना बैठना इनका था। अब वो उनके साथ दोस्ती ताल्लुक ऐसा था कि मतलब कि लोग ये समझते थे कि शायद ये भी स्टूडेंट ही है, इसको लोग स्टूडेंट के तौर पर ही लेते थे, किसी स्टूडेंट लीडर के तौर पर ही लेते थे। जैसे दौर में आतिफ चौधरी होता था, आतिफ चौधरी का अब के पढ़ाई लिखाई से तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, बेसिकली तो वो मोटर मैकेनिक था, लेकिन बदमाशी का उसको शौक था। उसने कॉलेज में जाना शुरू कर दिया, एमए कॉलेज में, वहाँ उसका उठना बैठना हो गया, आबिद चौधरी से दोस्ती हो गई, उसने वहीं पर वक्त गुजारना शुरू कर दिया। और जब रहना ही कॉलेज में है तो सब यही समझते थे कि शायद वो स्टूडेंट है। और ये वाजिद उमर गोगी के मुतल्लिक भी यही था कि ये अपना स्टूडेंट लीडर है, एमएसएफ के लड़कों के साथ इसका मेल जोल, उठना बैठना, वक्त वहाँ पर गुजारना। लेकिन कॉलेज में इसका एडमिशन नहीं था। पहली नहीं, कोई एडमिशन नहीं था इसका वहाँ पर। और एफआईआर भी पहली जो दर्ज हुई वो जमातियों के जो कत्ल हुआ था नवाज, उसकी एफआईआर दर्ज हुई। और उसके बाद फिर ये यही जाना जाता था कि भाई ये भी एमएसएफ से ही ताल्लुक़ है और ये स्टूडेंट लीडर है, ये वहाँ पर पढ़ता है। तो इस तरह से इसका नाम चलता रहा। नाम इसने बड़ा कमाया जुराइम की दुनिया में, नाम जुराइम की दुनिया में, ये नटोरियस सेंस में आपको कह रहा हूँ कि नाम कमाया है इसमें। क्योंकि लोग एतराज़ भी करते हैं कि जी इस किस्म के किरदारों को आप इतना प्रमोट क्यों करते हैं। हमारा इस किस्म के किरदारों को प्रमोट करने का जो असल मकसद होता है ना, वो ये मकसद होता है कि जो हमारी जो नौजवान नस्ल जो है ना, वो इनकी कहानियाँ, इनके माजी, इनके जो करनियाँ हैं उनसे और इनके अंजाम से वो सबक सीखें। और जो इनकी फैमिली के साथ और होता है इनकी वो भी फैमिलीज देखे। के साथ जो होता है बाद में, असल खौफनाक चीज़ें वो हैं। मैं आपको बताऊं कि फैमिलीज बाद में जो पे करती हैं ना इनके जुराइम के बदले में, वो अली मेरी और आपकी सोच से बहुत ज़्यादा है। मैं अब आपको क्या बताऊं कि घर की खवातीन का कुछ पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, लोग उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, लोग उनको किस तरह से देख रहे हैं, लोग उनको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उनके खाने पीने के मामलात, उनके माली मामलात, उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल कॉलेजेस में या माशरे में गली मोहल्ले में किस तरह से वक़्त गुजारते हैं, उन पर इनके ना होने के बाद जब ये नहीं रहते दुनिया में, उसके बाद किस तरह से ज़िंदगी उन लोगों पर तंग होती है। कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल उसके रंग में अपना ढल जाते हैं और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं और उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए अपने मामला चलाते हैं। लेकिन जो लोग जिनका उसके जुराइम से ताल्लुक़ नहीं होता, जो उसके जुराइम में शरीक नहीं होते,
जो उसको अच्छा नहीं समझते थे, उसको समझाते थे, रोकते टोकते थे, उनके लिए ज़िंदगी कितनी तंग हो जाती है, ये उनको नौजवान नस्ल को बताना ज़रूरी है कि ये किरदार कोई किसी कह लो कि कोई अपना कोई शोखी नहीं है, या किसी कोई अपना क्या कहते हैं यार, उसको वर्ड मेरी ज़ुबान पे नहीं आ रहा, ये कोई अपना वो बात नहीं है कि इस पे बड़ा हीरो। इतराया जाए, हीरो बना जाए इस पे। ये वो किरदार है माशरे के जो नासूर गर्दाने गए हैं। इसका सवाल कैसे आता है? पुलिस की पकड़ में कब आता है? हिट लिस्ट में कब आता है? अली, मैंने आपको बताया ना, जब ये बैंक डकैती के बाद गिरफ्तार होता है, जेल चला जाता है, इसको 11 बार सजाए मौत होती है, उम्र कैद होती है। लेकिन फिर बरी हो जाते हैं। इसके वालिद जो है स्पीडी कोर्ट में ट्रायल करवाते हैं इसका, और इसको वहाँ से छुड़वा लेते हैं, वहाँ से जमानत हो जाती है, बाद में बरी हो जाता है। इसके कुछ अरसे बाद ना इसके वालिद की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। जब इसके वालिद की डेथ होती है ना, तो फिर पुलिस जो है इसके मुतल्लिक सोचना शुरू कर देती है। अब उनको ये होता है कि इसके पीछे जो एक इसका बाप था ना, जो जो हमेशा इसको सपोर्ट बचा था। लेता था, इसको सपोर्ट करता था, और उसी का खौफ पुलिस अफसरान को भी होता था। पुलिस वालों ने इसके मुतल्लिक सोचना शुरू कर दिया। इसके जुराइम की दास्तानें बहुत बड़ी थी। सबसे बड़ा काम इसका वो बैंक डकैती का था। अब उस टाइम के जो मातहत अफसरान थे ना, वो अपने आला अफसरान को इसके मुतल्लिक ब्रीफ देना शुरू कर देते हैं। आजकल सीसीडी के एक डीएसपी हैं मोहम्मद अली भट्ट, वो भी गालबन उस दौर में एएसआई थे शायद। एक नबी बख्श भट्ट हैं डीएसपी गालबन, वो भी उस दौर में थानेदार थे। वो प्लस और जो लोग थे वो आला अफसरान को ब्रीफ भी देते हैं इसके मुतल्लिक कि ये इंतहाई ख़तरनाक है, ये इसके जुराइम की दास्तानें हैं, ये इस वजह से बचता रहा है, और अब जो वजह थी इसके बचने की वो वजह नहीं रही। आपको मैंने बताया कि ये ज़्यादातर इसका ताल्लुक हबीबुल्ला भट्टी, हाजी अहमद अली, जो बंद रोड बंद पर थे। रोड पर, वहाँ पर इसने बड़ी देर मफरूरी काटी अपनी। वहीं पर ये होता है, इसकी गिरफ्तारी भी वहाँ से होती है। एक रिटायर्ड डीएसपी है रियाज शाह, उनके मुतल्लिक भी ये बताया गया कि उनका भी इसके साथ ताल्लुक था, और इसकी गिरफ्तारी में भी रियाज शाह का बड़ा अहम किरदार बताया गया है। पुलिस रेड करती है वहाँ पर बंद रोड पे, वहाँ से इसको गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके ले जाते हैं, 8-10 दिन इसको अपने पास रखते हैं। अच्छा, यहाँ लाहौर में टाउनशिप थाना है एक, वहाँ थाने में इसको रखते हैं, वहाँ से इससे तफ्तीश होती है। इसके जो जुराइम आते हैं, कुछ जो पोशीदा होते हैं वो कुछ सामने आते हैं, लेकिन अब तो किसी क्रिमिनल को पकड़ लेना तो उसकी मुलाकात तो बस भूल ही जाए कि उससे मुलाकात हो सकती है। उस दौर में ये लोग जब पकड़े जाते थे ना, तो इनकी मुलाकातें आपने, बल्कि अपने कई पॉडकास्ट में मज़हर तिब्बी की मुलाकातें, जेल के अंदर मुलाकातें आपने शेयर की हैं, किस तरह से हुआ करती थी उस दौर में, कि जेल के अंदर मज़हर तिब्बी की जो चक्की थी, जो बारक थी, वहाँ तक उसकी मुलाकात जाती थी। तो थानों में तो बड़ी टोरी मुलाकातें हुआ करती थी। इसको भिजवाया टाउनशिप थाने में, हवालात में ये बंद था। 2 दोस्त इससे मिलने जाते हैं। अब वो हवालात में है ये वाजिद उमर गोगी, इसके दोस्त बाहर खड़े हैं। ये हवालात में से पुलिस वालों को आवाज़ देता है, और जैसे ऑर्डर देते हैं ना, उस तरह उनको पुलिस वालों को बुलाता है और कहता है मेरे मेहमान आए ने, इन्होंने कुर्सियाँ दे थे। हवालात के बाहर मेहमानों के लिए, दोस्तों के लिए कुर्सियाँ रखवाई इसने, वहाँ पर बैठ के इसने उनसे मुलाकात की, मर्जी की मुलाकात की, घंटा 2 घंटा जितना देर चाहा गुफ्तगू करके, उनसे मामला डिस्कस करके, शेयर करके, तो उनको उसने भिजवाया। अच्छा, इसके पीछे पैसे लगाए हुए थे या डर था? यार एक डर हुआ करता था, ज़्यादातर लोग ये जब पकड़े जाते थे ना, तो ये पैसे अपनी मर्जी से लोगों को दिया करते थे, चट्टी भरा करते थे, लेकिन डर ज़्यादा होता था। वो डर की बात मैं आपसे शेयर करूं कि उस वक्त जब ये मैंने आपको बताया ना कि दोस्तों से कुर्सियां हवालात के बाहर रख के उनको बिठाया, मुलाकात की, तो इसके मुतल्लक जब एसएचओ को पता लगा ना, तो एसएचओ ने अपने थानेदारों में बैठ के कहा कि मैं कर लेना रहा बंदोबस्त, बड़ा बदमाश, बड़ा पहलवान, इन्हें मैं करना राती तफ्तीश, तो मैं देखना इनू किड्डा बड़ा पहलवान है। अच्छा, कोई मुलाजम उसको बता देता जाके। जब वो उसको बता देता है, तो ये उस मुलाजम को कहता है कि मेरा पैगाम उन्होंने एसएचओ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈ, ਉਹਨੂੰ कही कि मैं बाहर ते आ जाना है, जिथे इन्हें कतल नहीं कि तेरा होर सही। ये उसको एसएचओ को पैगाम देता है वो। एसएचओ डर जाता है? भाई एसएचओ बाद में उसको सफाई देता है
कि भाई तुझे किसी ने गलत बताया आके, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, कोई कहानी नहीं है ये। वो लोग जिंदा हैं, ये जिनके साथ ये वाकया बीता हुआ है वो जिंदा है। और वो एसएचओ भी मेरा ख्याल है कि शायद वो हयात है या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन वो एसएचओ था ऐसा ही, वो जाके अपनी सफाई दे सकता था। मैं उसको जाती तौर पर जानता हूँ, मेरी उससे दोस्ती भी रही है, मेरी मुलाकातें भी उस एसएचओ से रही हैं। वो था ऐसा कि वो इस किस्म के मामलात में जाके अपनी सफाई दे देता। और बताने वाले कहते हैं, जो ऐनी शाहिद हैं, उन्होंने कहा कि उसने एसएचओ ने जाके उसको सफाई दी कि मैं ऐसी कोई गल नहीं की थी, तेन किसी ने गलत जाके रिश्ता दिता जे तेन किसी ने, ठीक है। तो ये इस किस्म का जो था वो दौर था, इस किस्म का टाइम था। तो इसको जब गिरफ्तार किया ना, वहाँ से 8-10 दिन तफ्तीश भी की इससे, फिर जब ये गिरफ्तार हो गया और इसके पीछे आने वाला अब वैसे नहीं थे जिस तरह से इसका वालिद इसको परसू करता था। ज़ाहिर बात है, वालिद का एक असर रसूख था, जुडिशरी में उसके ताल्लुकात अच्छे थे, एक नाम था। तो इस वजह से पुलिस अफसर जो थे वो घबराते थे इसके मुतल्लिक कोई डिसीजन लेने के लिए। जब उसका वालिद नहीं रहा तो फिर मतहत अफसरान ने, आला अफसरान को किसी ना किसी तरीके से कन्वेंस कर लिया। कायल कर लिया। और कायल किया, फिर उसके बाद होता ये है कि इसको लेके जाते हैं, आंखों पे पट्टी बांध के लेके जाते हैं, और इसके मुतल्लिक डिसाइड कर लिया होता है कि जी अब इसका पुलिस इनकाउंटर होना चाहिए। उससे पहले क्या करते हैं पुलिस वाले के, गार्डन टाउन का इलाका गालबन है शायद, वहाँ पर एक वकूआ जैसे आजकल बनता है ना कि साथी छुड़ाने के लिए आए या जो किया, वो इस किस्म की एक एफआईआर जो है वो दर्ज करती है कि साथियों ने कोई अटैक किया छुड़ाने के लिए पुलिस वालों पे, वो एफआईआर दर्ज हो जाती है। फिर उसके बाद इसको लेके जाते हैं जौहर टाउन में, एक जेर तामीर कोठी होती है। अच्छा, इस उस कोठी में लेके जाते हैं जहाँ पर इसने वाजिद उमर गोगी ने कब्जा किया होता है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर था, वहाँ पे इसका कब्जा होता है, तो इसको वहीं पर लेके जाते हैं। अच्छा, इसको बताते हैं कि था काफ़ी तेज़ तरार था, चालाक था। इसको जब आंखों पे पट्टी बांधी, हाथ पीछे बांधे हुए थे इसके, इसको गाड़ी से नीचे उतारा ना और उसमें कोठी के अंदर लेके गए, तो वहाँ पे याद बात है काम शाम हो रहा था, रेत मट्टी थी वहाँ पे, जगह नरम थी। इसका पाँव जब इसने कदम रखे हैं ना नीचे ज़मीन पे, तो कहते हैं बताने वाले जो रावी हैं उस वक्त के, वो कहते हैं कि इसने पुलिस वालों से कहा कि मुझे कहाँ लेके आए हो, ये मुझे कोई दरिया के किनारे की जगह लगती है या कोई मुझे अपना इलाका, सुनसान इलाका लगता है जहाँ पर कोई मतलब के कोई घर वर नहीं है, कोई जंगल टाइप या इस किस्म की जगह है, क्योंकि मट्टी जो है ना वो नरम है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि तुसी मेरे मुतल्लक कुछ सोच लिया है, मेरा तुसी फैसला कर लिया। तो बस यही हुआ, फिर उसको अंदर लेके गए हैं उस कोठी में। कोठी में पता लगता है फिर, जो बाद में पता लगता है, जो वो कुआं बनाया गया, आज की तरह के कुछ साथी हमलावर हुए। पुलिस का कहना था कि हम किस बरामदी के लिए इसको लेके गए हैं, वहाँ बरामदगी असलहे की थी गालबन, शायद वहाँ पर लेकर गए हैं उस कोठी में। वहाँ पर इसके साथियों ने हमला किया है, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है। तो थोड़ी देर बाद, जस्ट लाइक सीसीडी कहानी जो है, कि थोड़ी देर बाद जब फायरिंग का तबादला रुकता है तो जाके देखते हैं तो वाजिद उमर गोगी अपने साथियों की फायरिंग से मारा जाता है। ये इसका इख्तिताम हुआ है वहाँ पर। देखिए, मैं अक्सर प्रोग्राम आपके साथ भी किए, अपने व्लॉग भी करता हूँ। इन जो ये एक करैक्टर है माजी के, तो मैं फिर बार बार ये चीज़ दोहराता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हमें और दूसरे लोग जो हैं जिनके जहन में ज़रा सा भी बदमाशी का कीड़ा है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान नस्ल जो बढ़ रही है, जो परवान चढ़ रही है, उनके जहन में अगर ज़रा सी भी ये कोई बात है ना कि वो बदमाशी करना चाहते हैं, वो इनकी तरह अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो पहले वो ये सोचें कि इनका अंजाम क्या हुआ है। और और इनकी ये फिर जो बदमाशी की उम्र है ये 10 से 12 साल ही है, इससे ज़्यादा नहीं है किसी अली, की। आप तो बहुत सारा टाइम बता रहे हैं। मैंने अपने जो तजुर्बा है, मैंने अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस गुजारा है जर्नलिज्म का, पिछली 3 से 4 दहाइयों में, मैंने जो ये जुराइम पेशा अफराद है ना, बदमाशों की बात मैं नहीं कर रहा। बदमाशी एक अलहदा चीज़ है, बदमाशी कह लें, दुश्मनदारी कह लें, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन जिसने बदमाशी के साथ जुर्म का रास्ता इख्तियार किया, जो डकैतियाँ की, जो डकैत बन उजरती गया, कातिल बने। उजरती कातिल बन गए, जिन्होंने अगवा किए, अगवा बराए तावान किए, जिन्होंने इज्जतें पामाल की,
उन लोगों की जो जुराइम की ज़िंदगी है ना, वो मैंने 5 साल से ज़्यादा नहीं देखी। इससे ज़्यादा उन्होंने ज़िंदगी नहीं गुज़ारी। उनकी ज़िंदगी इस 5 साल के अंदर-अंदर वाइंड अप हो गई है। क्यों? उनके पीछे बद्दुआएँ बड़ी होती हैं, उनकी ज़्यादतियाँ बड़ी होती हैं और जो फिर इंसान करता है, वो उसको यहीं पर भुगतना पड़ता है। और ये सज़ा-जज़ा का जो अमल है ना, वो आगे जाके क्या होना है, क्या नहीं होना, ये रब की ज़ात जानती है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ आप कर रहे हो ना, उसका आपने यहीं पर ही पे बैक करके ही जाना है आपने। आपको उसका सिला इसी दुनिया में मिलेगा। अगर किसी की रस्सी बहुत दराज़ है ना, तो वो फिर अल्लाह जाने और वो जाने, फिर उसका एंड जो है, इख्तिताम जो है, वो फिर उसकी रज़ा के मुताबिक होता है। इख्तिताम होता सबका उसी की रज़ा के मुताबिक है। लेकिन जो जुर्म आपने किए हैं, जो ज़्यादतियाँ लोगों के साथ आपने की हैं, किसी का हक़ खाया है, किसी के साथ आपने इज़्ज़त किसी की पामाल की है, आपने किसी को नाहक कत्ल किया है, तो वो आपको यहीं पर देना पड़ेगा उसका जवाब, और वो आप देकर ही जाते हैं। आज के पॉडकास्ट में तो हमने वाजिद उमर गोगी की क्रिमिनल ज़िंदगी को जाना। अगले पॉडकास्ट में अगर आप किसी गैंगस्टर या किसी क्राइम स्टोरी को जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें।